हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास जो कि 12वां सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। आज हमारा जो कि 13वां सेशन है क्लास का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के रिगार्डिंग। प्लेसेंटा को हम दो चरणों में पढ़ने वाले हैं। एक हम बात करेंगे प्लेसेंटा के एनाटॉमिकल पोर्शन के बारे में, मतलब उसके स्ट्रक्चरल अध्ययन करेंगे। दूसरा उसके फंक्शन यानी फिजियोलॉजी। तो आज हमारी जो यह क्लास रहने वाली उसमें हम एनाटॉमिकल पोर्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा सेशन नंबर 14, 14वां सेशन, उसमें हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, इसकी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। क्लियर। तो आज की जो हमारी टोटल क्लास होगी वह इसके एनाटॉमिकल पोर्शन पर निर्भर करेगी। क्लियर। चलिए, तो हम क्या बात करेंगे प्लेसेंटा में। मैंने पहले ही बोला हम कौन सा अध्ययन करेंगे, तो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। क्लियर। एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझते हो इसके बारे में कि स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है और फंक्शन के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। तो अभी हम एनाटॉमी की बात हम कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं तुम्हारा एनाटॉमिकल पोर्शन में। सबसे पहला 1.1 पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहला, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लेसेंटा के। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेंटा। तो देखिएगा, प्लेसेंटा को 3 नामों से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहला, इसे हम बेटा बोलते हैं डेसिडुआ, डेसिडुएट, इसी का नाम होता है डेसिडुएट। क्यों डेसिडुएट बोलते हैं। डेसिडुआ आपको पढ़ाया था मैंने जब मैं यूट्रस पढ़ा रहा था, तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में, कि जब कोई चीज़ झड़ जाती है उसे हम डेसिडुआ बोलते हैं। और मैटरनल एंडोमेट्रियम भी झड़ती है, इसलिए हम उसे डेसिडुआ बोलते हैं। यहाँ पर भी प्लेसेंटा परमानेंट नहीं होती, प्लेसेंटा झड़ जाती है, इसलिए इसे डेसिडुएट कहा जाता है। तो कारण क्यों कहते हैं, ड्यू टू सैडिंग आउट, ड्यू टू सैडिंग। सैडिंग का मतलब होता है बेटा झड़ना। प्लेसेंटा झड़ जाती है, गिर जाती है कुछ समय बाद, ये टेम्परेरी होता है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, डेसिडुएट नाम देते हैं। प्लेसेंटा क्या है, तुम बोलोगे यह डेसिडुएट होता है। नंबर 2, इसे हीमोकोरियन बोलते हैं। हीमोकोरियन, क्यों हीमोकोरियन कहा गया है, क्योंकि कोरियन बच्चे की मेम्ब्रेन होती है। बच्चे की 2 मेम्ब्रेन होती है, फीटल 2 मेम्ब्रेन होती है, इंटरनल इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली का नाम एमनियन होता है, बाहर वाली का नाम कोरियन होता है। तो इसकी जो कोरियन है वह सीधा मैटरनल ब्लड के संपर्क में आता है, इसलिए हम बोलते हैं हीमोकोरियन। तो मैं बोलूंगा मैटरनल ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोरियन ऑफ फीटस। क्लियर। फीटस की जो कोरियन होती है, इस कोरियन के संपर्क में आता है ये मेम्ब्रेन होती है। याद रखिएगा, फीटल मेम्ब्रेन को ही एमनियन और कोरियन बोलते हैं। क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए, बताओ फीटल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, बच्चे में कितनी मेम्ब्रेन मिलेंगी। तो तुम्हारा जवाब होगा 2 मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2। इसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, तो जवाब देना एमनियन। क्या नाम देना है, एमनियन। और बाहर वाली का नाम क्या होता है, तो जवाब होगा कोरियन। बाहर वाली का नाम क्या होता है, कोरियन, और अंदर वाली का नाम क्या होता है, एमनियन। 2 होती हैं, एमनियन और कोरियन। क्लियर। इसके बाद तीसरा, पहला ये नाम है डेसिडुएट मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला हीमोकोरियन इसे कह देते हैं। तीसरा नाम इसे हम बोल रहे हैं डिस्कॉइड। इस ऑर्गन का नाम होता है डिस्कॉइड, क्योंकि इसकी शेप डिस्क शेप की होती है। ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू डिस्क लाइक शेप, डिस्क लाइक शेप। ये तस्तरी नुमा होती है, तस्तरी बीच में मोटी और साइड में पतली होती है, ऐसी शेप की होती है डिस्क, इसलिए यह डिस्क शेप की होती है। याद रखिएगा, यह डिस्क शेप की होती है क्योंकि इसकी मोटाई अगर आप देखोगे ऐसी है, यह आपकी
डिस्क शेप की होती है। इस शेप की होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, यह डिस्क शेप है, तस्त्रीनुमा डिस्क शेप। तो इस शेप की होने की वजह से हम प्लेसेंटा को क्या नाम देते हैं, डिस्कॉइड। 3 नाम मैंने बताया, हीमोकोरियन बोला, डेसिडुएट बोला और डिस्कॉइड बोला। डिस्क शेप होती है, हीमोकोरियन यानी कोरियन ब्लड के संपर्क में आ जाता है, और डेसिडुएट तो ये झड़ जाती है। इसलिए तीनों नाम आपको याद रखना है इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, सेकंड में बात कर रहा हूं, प्लेसेंटा के अंदर जो प्लेसेंटा होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका वॉल्यूम 500 ml होता है। इसमें 500 ml ब्लड भरा होता है। इस 500 ml में बेटा जी याद रखिएगा 350 ml तो होता है फीटल ब्लड है। कौन सा ब्लड होता है, फीटल ब्लड है। और 150 ml इसमें होता है मैटरनल ब्लड है। दोनों ब्लड होते हैं इसमें, मैटरनल ब्लड भी और फीटल ब्लड भी, और दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है। याद रखिएगा मैटरनल ब्लड कभी भी फीटल ब्लड से नहीं मिलता है, दोनों को एक स्ट्रक्चर अलग करती है। मैटरनल ब्लड को फीटल ब्लड से मिलने से रोकने वाले स्ट्रक्चर का नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हें बोलेगा कि बताओ आपकी जो प्लेसेंटा होती है उसमें माता के ब्लड को बच्चे के ब्लड से रोकने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर, याद रहेगा, क्वेश्चन है एग्जाम का, याद रखिएगा। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये क्या करता है, यह प्रिवेंट करता है मैटरनल ब्लड को किसके संपर्क में आने से, फीटल ब्लड के संपर्क में आने से। क्लियर, यह प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ मैटरनल ब्लड विथ फीटल ब्लड। याद रखिएगा माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड में सीधा संपर्क में नहीं आता है। अगर सीधा संपर्क में आ जाता तो जिन महिलाओं को HIV एड्स हो तो उनके बच्चों में तो सब में HIV एड्स होता 100 के 100% में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर माँ में HIV एड्स है तो उसके बच्चे में 20 से 25% यानी लगभग 25 से 30% संभावनाएं होती हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरी संभावना क्यों नहीं बन रही, इसका मतलब कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो माँ के ब्लड को बच्चे के ब्लड से मिलने से रोक रहा है, और उसका नाम क्या होगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर, तो वॉल्यूम 500 ml है, उसमें 350 ml तो बच्चे का ब्लड होता है, 150 ml माँ का ब्लड होता है, दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। क्लियर। नंबर 3, वजन कितना होता है प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, तो इसका वेट 500 ग्राम ही होता है, आधा किलो वजन रखती है तुम्हारी प्लेसेंटा। क्लियर। इसके अलावा देखिएगा प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी होती है, प्लेसेंटा कितनी मोटी होती है, प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी होती है। तो याद रखिए प्लेसेंटा के अंदर 2 प्रकार की थिकनेस मिलती है। प्लेसेंटा का जो सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला भाग, वह तो मोटा होता है, मैंने बोला कि तस्त्रीनुमा है, तो यह सेंट्रल पार्ट में लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस दिखाता है, और पेरिफेरल पार्ट में किनारों की साइड में इसके अंदर दवाई तुम्हें दिखाई देगा लगभग 1 से लेकर 1.25 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब यह तस्त्रीनुमा होती है। याद रखिएगा यह कैसी है, तस्त्रीनुमा, बीच में से मोटी होती है और किनारों में से पतली होती है। बना के बताया था मैंने तुम्हें, यह स्ट्रक्चर ऐसी होती है तुम्हारी प्लेसेंटा। याद रखिएगा, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो बीच में से तो कैसी है बेटा जी, मोटी है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा बीच वाला भाग, और किनारों में से यह पतली होती है। ऐसी तुम्हारी प्लेसेंटा दिखाई देती है, यह प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर होती है। यानी प्लेसेंटा किनारों में से तो कैसी है, पतली है, और साइड में से प्लेसेंटा कैसी होती है, तुम बोलोगे साइड में से प्लेसेंटा
पतली होती है। यह स्ट्रक्चर है तुम्हारी प्लेसेंटा की। अब बताइए, और इसके बाद यह जो प्लेसेंटा तुम्हें दिखाई दे रही है, इसमें देखिएगा तुम, ये वाला भाग तो कैसा है, सेंट्रल पार्ट है, और ये पेरिफेरल पार्ट है। तो यहाँ पर मोटाई कहाँ है, बीच में ज़्यादा है, यह 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये जो पेरिफेरल वाला है 1 से लेकर 1.25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है बेटा, 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर, इस प्रकार की तुम्हारी प्लेसेंटा होती है। तो ये इसकी थिकनेस हो गई प्लेसेंटा की। इसके बाद में प्लेसेंटा की, हमें जब प्लेसेंटा को तुम देखोगे तो यहाँ पर सरफेस होती हैं। प्लेसेंटा की 2 सरफेस होती हैं, एक मैटरनल सरफेस और एक फीटल सरफेस। 2 सरफेस होती हैं, सरफेस 2 सरफेस देखने को मिलेंगी प्लेसेंटा में। एक मैटरनल सरफेस होती है, एक फीटल सरफेस होता है। क्लियर, कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती हैं प्लेसेंटा में। 2 सरफेस मिलेंगी, एक मैटरनल एक फीटल सरफेस। क्लियर, एक मैटरनल सरफेस होता है जो माता की तरफ होती है, जो जुड़ी होती है, और दूसरा फीटल सरफेस वह होती है जिधर क्या लगा होता है, अम्लाइकल कोड जुड़ी होती है। तो 2 सरफेस होती हैं, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस कैसी होती है, सबसे पहला यह स्पंजी होती है। कैसी होती है, स्पंजी। इसका कलर होता है डार्क रेड कलर का, डार्क रेड कलर की होती है। और तीसरा पॉइंट, यहाँ क्या होते हैं, कोटिलेडोन प्लस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑफ कोटिलेडोन। कोटिलेडोन जो कि आगे प्लेसेंटोम मैंने बताया तो मैं प्लेसेंटा के निर्माण में, ये इधर पाए जाते हैं मैटरनल सरफेस में। और यह ब्राइट कलर की होती है, यह ब्राइट कलर की होती है। और यहाँ क्या जुड़ा होता है, अम्लाइकल कोड, अटैचमेंट ऑफ अम्लाइकल कोड। इधर की साइड में क्या जुड़ी होती है, अम्लाइकल कोड जुड़ी होती है। इधर की साइड में अम्लाइकल कोड जुड़ा होता है, ब्राइट कलर की यह होती है, और इधर की साइड में अम्लाइकल कोड जुड़ा होता है। याद रखिएगा, एक तरफ अम्लाइकल कोड जुड़ा होता है और दूसरी तरफ कोटिलेडोन या प्लेसेंटोम पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा जी, दोनों पॉइंट्स क्लियर याद रखिएगा सरफेस के रिगार्डिंग। क्लियर कि 2 सरफेस इसकी होती है। क्लियर, इसके बाद में आप इसको समझ भी सकते हो कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा, यह आपकी प्लेसेंटा है, यह आपकी क्या है, प्लेसेंटा है। और इस प्लेसेंटा में मैंने अभी बताया कि इस प्लेसेंटा का अंदर वाला भाग तो क्या होता है, बीच वाला भाग तो मोटा होता है और पेरिफेरल भाग पतला होता है। ये प्लेसेंटा हो गई। और प्लेसेंटा किससे जुड़ती है, तुम्हारा जवाब होगा यूट्रस से जुड़ी होती है। मानिएगा यह यूट्रस है तुम्हारा, यह यूट्रस है, इस यूट्रस से तुम्हारी प्लेसेंटा जुड़ी हुई है। और इसमें आगे की साइड में क्या होगा, तो इसके इधर वाली सरफेस पर क्या जुड़ा होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा यूट्रस के बिना ही हमसे पढ़ना होगा। क्लियर, मानो यह है और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, यह अम्लाइकल कोड होती है। आगे अम्लाइकल कोड में क्या क्या स्ट्रक्चर होंगी, तुम्हारा जवाब होगा 2 तो अम्लाइकल, जो आपकी अम्लाइकल कोड है उस अम्लाइकल कोड में 2 तो होती हैं अम्लाइकल आर्टरी और एक होती है अम्लाइकल वेन। ऐसी स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा, ये वाली जो सरफेस होती है, इधर वाली सरफेस, यह वाली सरफेस, यह सरफेस कहलाती है मैटरनल सरफेस। ये माँ की तरफ होती है, यह मैटरनल सरफेस कहलाती है। और ये वाली जो सरफेस होती है वह फीटल सरफेस कहलाती है। यही तो मैंने बोला कि बताओ अम्लाइकल कोड कौन सी सरफेस पर होता है, फीटल सरफेस पर। और प्लेसेंटा कौन सी सरफेस की तरफ चिपकी हुई होती है, तो जवाब होगा मैटरनल सरफेस की तरफ। क्लियर, यूट्रस में चिपकी होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं सरफेस के अलावा। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट। क्लियर, प्लेसेंटा में प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट कौन सी होती है, प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट, इम्प्लांटेशन साइट, प्लेसेंटा इम्प्लांट कहाँ होती है, उस जगह का नाम क्या होगा, याद रखिएगा डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस
डेसिडुआ बेसिलस से चिपकती है तुम्हारी प्लेसेंटा से, प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि प्लेसेंटल सेपरेशन साइट क्या होती है, प्लेसेंटा अलग कहाँ से होती है, प्लेसेंटल सेपरेशन साइट क्या होती है, प्लेसेंटल सेपरेशन साइट, प्लेसेंटा अलग कहाँ से होती है, तो जवाब देना है डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। दो स्ट्रक्चर अलग अलग बताइए मैंने, डेसिडुआ बेसिलस और डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। एक डेसिडुआ जो होता है उस डेसिडुआ से प्लेसेंटा चिपक रही है और दूसरी डेसिडुआ से प्लेसेंटा अलग हो रही है। क्लियर। अब यहाँ से इसका मतलब अलग अलग प्रकार की डेसिडुआ होती होंगी, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन लेकर, टाइप ऑफ डेसिडुआ, टाइप ऑफ डेसिडुआ। डेसिडुआ किसे बोलते हैं बेटा, एंडोमीट्रियम को, एंडोमीट्रियम, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर का ही नाम क्या होता है, डेसिडुआ। ये तीन प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। पहला होता है डेसिडुआ बेसिलस, पहला होता है डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस। ये जो डेसिडुआ बेसिलस होती है बेटा, पहली स्ट्रक्चर याद रखिएगा, यही प्लासेंटल इम्प्लांटेशन साइट है। यह सबसे आउटर होती है, आउटर भाग यह होता है, और यह प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट होती है। ये क्या है, प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट होती है, प्लेसेंटा यहीं चिपकती है, इम्प्लांटेशन साइट होती है। क्लियर। उसके बाद दूसरी का नाम होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। यह क्या करता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ये याद रखिएगा। आपका पहला जो था वह तो इम्प्लांटेशन कर रहा था, और दूसरा बेटा जाइगोट को कवर करता है। क्लियर। याद रखिएगा क्या करेगा, यह कवर करता है, कवर द जाइगोट। जब बच्चा बड़ा होगा जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को कवर करने का काम डेसिडुआ कैप्सुलरिस करती है। और तीसरी स्ट्रक्चर का नाम होता है डेसिडुआ पैराइटेलिस, तीसरी का नाम इसमें होता है डेसिडुआ पैराइटेलिस। डेसिडुआ पैराइटेलिस जो होता है यह रिमेनिंग पोर्शन होता है, जो बच गया वो यही होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेसिडुआ, पार्ट ऑफ डेसिडुआ। जो डेसिडुआ का बचा हुआ भाग होता है वह क्या कहलाता है, तुम्हारा पैराइटेलिस। अब यहाँ से कुछ सवाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक नाम और मिला मैंने ऊपर, स्पॉन्जियोसम भी बताया था, इसे देखिएगा। डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम क्या होता है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, जहाँ से प्लेसेंटा अलग होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब शुरुआत में तो चिपकना होता है, बाद में प्लेसेंटा अंदर तक धस जाती है। इसका मतलब जब प्लेसेंटा मायोमीट्रियम से जुड़ी होती है तब उसे डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। इसका मतलब मैं बोलूंगा डेसिडुआ यानी कि एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम इसे डेसिडुआ बोल रहे हैं, प्लस मायोमीट्रियम, कुछ पार्ट मायोमीट्रियम का, सम पार्ट ऑफ मायोमीट्रियम। जब मायोमीट्रियम का भी कुछ भाग जुड़ जाता है तो इन दोनों को हम बोलते हैं डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। क्लियर। ऐसे देखिएगा, याद बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारा यूट्रस की सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे हम पैरीमीट्रियम नाम दे रहे हैं। फिर दूसरी लेयर आती है, इसे मायोमीट्रियम नाम दे रहे हैं। फिर एंडोमीट्रियम होती है ऐसे। अब एंडोमीट्रियम ये लेयर मैंने बताई, एंडोमीट्रियम की लेयर जो होती है ना, उसमें सबसे पहली लेयर जो होती है यह है, उसके बाद दूसरी लेयर आती है, उस दूसरी लेयर का नाम यह है, और इस तीसरी लेयर का नाम होता है, जो तीसरी लेयर यहां बनती है उसका नाम यह है। यानी कि यहां पर टोटल कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई, ये 3 लेयर। इसमें यह सबसे बाहर वाली जो होती है वह डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ
कैप्सुलरिस, डेसिडुआ, पैराइटेलिस, ये तीनों लेयर यहाँ होती हैं। डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराइटेलिस, और इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? एंडोमीट्रियम। तीन लेयर होती है, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम। बच्चे की जब इम्प्लांटेशन होता है, मतलब बच्चा जब चिपकता है, उसकी जो प्लेसेंटा होती है वो यहीं से चिपकती है, ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे प्लेसेंटा चिपकती है यहाँ। तो प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन की साइट कौन सी हो गई? तो तुम्हारा जवाब होगा कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन साइट डेसिडुआ बेसिलस होती है। तो सबसे बाहर वाली का नाम क्या है? बेसिलस ही होता है, यहाँ चिपकती है प्लेसेंटा, डेसिडुआ बेसिलस। लेकिन धीरे धीरे ये अंदर तक धस जाती है, यहाँ चली जाती है मायोमीट्रियम तक। तो अलग होती है तो मायोमीट्रियम से अलग होती है, अलग यहाँ से होती है मायोमीट्रियम से, तो उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। जब ये आगे चली जाएगी, याद रखिएगा, तो उसका नाम होगा डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। अलग होती है मायोमीट्रियम के साथ से, पूरी एंडोमीट्रियम बाहर निकलती है प्लस मायोमीट्रियम भी बाहर निकलती है, उसे हम डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है तुम्हारे यूट्रस में, ये अरेंजमेंट है इनका। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, हमने बात किया इम्प्लांटेशन और की साइड कौन सी है, रिमूवल की साइड कौन सी है, 7वां। 8वां पोर्शन हम बात कर रहे हैं। एक और पार्ट कितना भाग ऑक्यूपाई करता है, याद रखिएगा 70% भाग और 30% का रेशियो होता है, याद रखिएगा। 30% पार्ट ऑफ यूट्रस ऑक्यूपाई बाई प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस का कितना भाग ऑक्यूपाई किया जाता है? तो 30% भाग ही ऑक्यूपाई किया जाता है। मानो ये यूट्रस है, इस यूट्रस में जहां प्लेसेंटा चिपकी होती है, ये वाली साइट जहां प्लेसेंटा होती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, यहाँ यह केवल 30% हिस्सा है, जो बाकी बच गया ये 70% हिस्सा होता है। तो प्लेसेंटा कितने भाग में होती है? तुम्हारा जवाब होगा 30% भाग में ही प्लेसेंटा होती है, बाकी सारा भाग खाली होता है। तो प्लेसेंटा यूट्रस का कितना प्रतिशत भाग कैरी करती है? 30% भाग कैरी करती है, बाकी फ्री होता है। क्लियर है? तो 70-30 का रेशियो चलता है। यह फ्री स्पेस है, यह ऑक्यूपाई स्पेस है, यहां पर प्लेसेंटा ऑक्यूपाई कर लेती है। तो प्लेसेंटा 30% भाग पर होती है यूट्रस के। क्लियर? उसके अलावा रेशियो बताता हूं तुम्हें मैं एक, प्लेसेंटा और बच्चे का रेशियो। प्लेसेंटा रेशियो फीटस, बताओ प्लेसेंटा का वजन कितना था? प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम था, और बच्चे का वजन कितना होता है? 3 किलो। तो दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:6 रेशियो। बच्चे और उसकी प्लेसेंटा में कितना अनुपात होता है? 1:6। बच्चे का वजन लगभग 3 किलो, प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम, तो 1:6 का रेशियो दोनों में देखने को मिलता है, बच्चे में और उसकी प्लेसेंटा में। क्लियर? उसके अलावा अम्लाइकल कोड के बारे में मैं बात करता हूं। अम्लाइकल कोड, इसके बारे में भी देखिएगा तुम। अम्लाइकल कोड प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। सबसे पहले तो कौन सी साइड में अटैच होती है? जवाब दीजिएगा, तुम बताओ। अटैच कहाँ होती है? अटैच विथ फीटल सरफेस। याद रखिएगा, यह फीटल सरफेस से अटैच होती है। कहाँ? क्या साइड में? बिल्कुल नहीं, एट सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। एट सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बिल्कुल मध्यम भाग में यह इम्प्लांट होनी चाहिए, बीच वाले भाग में प्लेसेंटा के जुड़नी चाहिए यह। क्लियर? इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? नॉर्मल कितनी लंबी होती है? तो जवाब होगा 45 सेंटीमीटर। अम्लाइकल कॉर्ड कितनी लंबी होती है? 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी ओपनिंग होती हैं? तो 2 ओपनिंग तुम्हें मिलेंगी। एक होती है अम्लाइकल आर्टरी, एक अम्लाइकल वेन होती है। एक होती है अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी, और दूसरी होती है अम्लाइकल वेन। एक अम्लाइकल आर्टरी होती है, एक अम्लाइकल वेन होती है। आर्टरी जो होती है तुम्हारी, याद रखिएगा, शुरू में यह संख्या में 3 होती हैं। इनिशियली यह 3 होती हैं, बाद में
लेटर ऑन कितनी हो जाती हैं? 2। तो याद रखिएगा अम्लाइकल आर्टरी एक शुरू में 3 होती हैं, बाद में 2 रह जाती हैं। और अम्लाइकल वेन कितनी होती संख्या में? 1 होती है। क्लियर? यह तुम्हारी अम्लाइकल कोड का विवरण भी मैंने दिया है। फीटल सरफेस पर जुड़ी होती है, सेंट्रल पार्ट में जुड़ी होती है प्लेसेंटा के, नॉर्मल लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है और इसमें 2 ओपनिंग होती है, एक अम्लाइकल वेन होती है, एक अम्लाइकल आर्टरी होती है। जो अम्लाइकल आर्टरी होती है वह संख्या में शुरू में कितनी होती हैं? तो जवाब होगा संख्या में शुरू में 3 होती है, बाद में 2 रह जाती हैं, और वेन संख्या में 1 होती है। ये सब कुछ नॉर्मल बातें हम कर रहे हैं प्लेसेंटा के बारे में, एनाटॉमिकल पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बेटा जी? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज 11 11वां, दैट इज कॉल्ड फीटल ब्लड सर्कुलेशन। फीटल ब्लड सर्कुलेशन, उसका मतलब यह है कि जो बच्चे के तरफ से ब्लड आके गिरता है इंटरवीलस स्पेस में, वो कितना होता है? मतलब ब्लड कहां से आ रहा है? ब्लड फ्रॉम फीटस टू ब्लड ड्रेन फ्रॉम, ब्लड ड्रेन यानी गिरना, ब्लड ड्रेन, ड्रेन का मतलब गिरना होता है, ड्रेन फ्रॉम फीटस, बच्चे से किसमें? इनटू इंटरविलस स्पेस। तो प्लेसेंटा में स्पेस होता है इंटरविलस स्पेस में, इंटरविलस स्पेस में गिर रहा है। किसके द्वारा गिर रहा है? तो जवाब होगा बाई, बताओ कौन सी लेकर आती है? अम्लाइकल आर्टरी की अम्लाइकल वेन? उल्टा होता है, याद रखिएगा। आर्टरी लेकर आती है यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ऐसा होता है, यह देखिएगा, ये माताजी हैं, ये मदर है और ये फीटस है। क्लियर? यहां से माताजी से जो ब्लड जाएगा इधर, यह ऑक्सीजनेटेड होता है और इसे कौन लेकर जाएगी? अम्लाइकल वेन लेकर जाएगी। और जो बच्चे से इधर आएगा यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और ये कौन लेकर आती है? अम्लाइकल आर्टरी। जो बच्चे से मां की तरफ आता है वह कौन सा फ्लूइड होता है? फीटल ब्लड। और जो माता से बच्चे में जाता है वह कैसा होता है? मैटरनल ब्लड फ्लो। क्लियर? तो फीटल ब्लड फ्लो कितना होगा? बताओ कितना ब्लड होता है यह, इसका अमाउंट कितना होगा? तो जो हमारा जवाब होगा, इसका अमाउंट कितना होता है? 400 ml पर मिनट। 1 मिनट में बच्चे की तरफ से ब्लड इंटरवेलस स्पेस में 400 ml डाल दिया जाता है। मतलब बच्चे की तरफ से ये जो ब्लड आ रहा है वो 400 ml पर मिनट के हिसाब से आता है। इसी के साइड में दूसरा मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैटरनल ब्लड फ्लो। नंबर नेक्स्ट इज मैटरनल ब्लड फ्लो, माताजी से बच्चे की तरफ, यानी मैटरनल ब्लड फ्लो। माताजी से ब्लड बच्चे के तरफ यानी इंटरविलस स्पेस में कितना आता है? क्लियर? यानी ब्लड ड्रेन, ब्लड ड्रेन, ब्लड ड्रेन कहां से? फ्रॉम मदर टू इंटरविलस स्पेस। याद रखिएगा, सीधा का सीधा ब्लड किस में नहीं जाता है? बच्चे में नहीं जाता है, क्योंकि बीच में एक स्ट्रक्चर है सिनसाइटोब्लास्ट, इंटरविलस स्पेस में जाता है। कौन लेकर आती है बताओ? ये कौन लेकर आएगी? अम्लाइकल वेन, बाई अम्लाइकल वेन। ये जो लेकर आती है अम्लाइकल वेन, यह कितना होता है? यह 400 से 500 ml पर मिनट होता है। मतलब माँ की तरफ से ब्लड आता है लगभग 400 से 500 ml और बच्चे की तरफ से वापस जाता है, तो जवाब होगा लगभग कितना होता है? तुम्हारा जवाब होगा बच्चे की तरफ से 400 ml जाता है। क्लियर? इसके अलावा कोल्ड ब्लड फ्लो कितना होता है? कोल्ड ब्लड फ्लो
कोर्ड का ब्लड फ्लो, जो कोर्ड ब्लड फ्लो होता है, कॉर्ड में ब्लड फ्लो कितना होता है, ब्लड में अम्लाइकल कॉर्ड में कितना ब्लड फ्लो होता है, कितना अमाउंट से, याद रखिएगा 165 से लेकर 330 ml प्रति मिनट के हिसाब से ब्लड का फ्लो देखा गया है। 165 टू 330 ml पर मिनट के हिसाब से कॉर्ड ब्लड फ्लो देखा गया है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड भी रिप्लेस हो रहा था वैसे ही इंटरवीलस स्पेस का ब्लड भी रिप्लेस होता है। याद रखिएगा, ब्लड ऑफ इंटरवीलस स्पेस, ब्लड ऑफ इंटरविलस स्पेस से हम आईवीएस बोलते हैं, इंटरविलस स्पेस। ब्लड ऑफ इंटरविलस स्पेस रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है, रिप्लेस 3 to 4 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 3 से 4 बार बदल जाता है। ब्लड का फ्लो होता रहता है, पुराना ब्लड फिल्टर होता रहता है नए से, तो 3 से 4 बार तुम्हारा पुराना ब्लड नए ब्लड से रिप्लेस हो जाता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं इसके फॉर्मेशन की, प्लेसेंटा का निर्माण, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। चलिएगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में प्लेसेंटा का निर्माण कैसे हुआ है, एक सबसे पहले एक बनती है ब्लास्टोसाइट। आपने नाम सुना होगा इसका, मेरे द्वारा ही तुम्हें पढ़ाया गया है, 5वें दिन ये बनती है ब्लास्टोसाइट। यह बिफोर इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन पहले की अवस्था है, बिफोर इम्प्लांटेशन। जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तुम्हारी क्लास नंबर 11वीं, उसमें मैंने बोला है यह मोरुला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनती है और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन कर देती है। तो इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसिस्ट बनी। इस ब्लास्टोसिस्ट के 2 भाग होते हैं, यहीं से कार्यक्रम चालू होता है। ब्लास्टोसिस्ट के 2 भाग होते हैं, क्लियर, 2 भाग होते हैं, और पहला भाग होता है इसका आउटर भाग और एक होता है इनर भाग। 2 भाग होते हैं, इनर और आउटर। जो इनर वाला भाग है वो 3 स्ट्रक्चर बनाता है। ये 3 भाग 3 चीजें बनाएगा। क्या बनाएगा? फॉर्म्ड, ये बनाता है फॉर्म्ड, 3 स्ट्रक्चरों का निर्माण यह करता है। नंबर पहला यॉक सैक, यॉक सैक। बच्चे में जो यॉक सैक बनता है यह इनर मास ऑफ ब्लास्टोसाइट से ही बनता है। दूसरा अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड भी इसी से बनती है। और तीसरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। इन तीनों का निर्माण अंदर वाले भाग से होता है, लेकिन जो बाहर वाला भाग है इसे बोलते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म। इसका नाम होता है ट्रोफो एक्टोडर्म, ट्रोफो एक्टोडर्म। और यह क्या बनाता है? याद रखिएगा, यह प्लेसेंटा का निर्माण करता है, फॉर्म्ड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे बनती है? तो तुम्हारा जवाब होगा प्लेसेंटा का निर्माण तुम्हारी ब्लास्टोसाइट के आउटर भाग से होता है, और उसका नाम क्या दिया मैंने? ट्रोफो एक्टोडर्म। ट्रोफो एक्टोडर्म भी 2 भागों में बटी होती है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। इसके भी 2 भाग होते हैं। साइटोट्रोपोब्लास्ट, इसके भी 2 भाग हैं, आउटर और इनर। मैं बोलूंगा साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, यह इनर भाग होता है, अंदर वाला भाग। और दूसरा होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये वही स्ट्रक्चर है बेटा जो क्या कर रहा था, आपके मैटरनल ब्लड को बच्चे के ब्लड से मिलने से रोक रहा था। याद आया? मैटरनल ब्लड को फीटल ब्लड से मिलने से रोकने वाले स्ट्रक्चर का नाम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट चीज रिलीज करता है, याद रखिएगा, यह फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा होती है। इसी को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ
प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट यही होती है। और याद रखिएगा यही क्या रिलीज करता है, यही रिलीज करता है HCG हार्मोन। जो ह्यूमन गोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वह यही रिलीज करता है। तो यह है तुम्हारा प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के बारे में, वह कैसे बनती है। ब्लास्टोसाइट के दो इनर और आउटर भाग होते हैं। इनर भाग से यॉर्क सैक, अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो बनता है। आउटर भाग में साइट्रोफो एक्टोडर्म होता है, उससे क्या बनता है, प्लेसेंटा। इसके भी दो भाग हैं, साइट्रोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइट्रोट्रोफोब्लास्ट। जो इसका इनर वाला भाग होता है वो साइट्रोट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, जो आउटर भाग होता है वो सिनसाइट्रोब्लास्ट। इसे फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं प्लेसेंटा की, और यह एफसीजी का निर्माण भी करता है। टाइम में बताऊं प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, निडेशन या इम्प्लांटेशन। निडेशन या इम्प्लांटेशन कब होता है, तो जवाब होगा 6th डे पर। जब 6ठा दिन होता है इम्प्लांटेशन हो जाता है। 6th डे पर क्या होता है, निडेशन या इम्प्लांटेशन हो जाता है। नंबर 2, जो प्लेसेंटा की प्राइमरी विलाई होती हैं, प्राइमरी विलाई का निर्माण कब होता है, जवाब होगा 13वें दिन पर। 13वें दिन पर तुम्हारी प्राइमरी विलाई बन जाती हैं। उसके अलावा सेकेंडरी विलाई का निर्माण कब होता है, सेकेंडरी विलाई का निर्माण होता है 16वें दिन पर। और टर्सरी विलाई जो होती हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी ऑब्स्टेट्रिक्स में, जो हम फीटल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। टर्सरी विलाई का निर्माण 21वें दिन हो जाता है। और कंप्लीट प्लेसेंटा इसी टर्सरी 3रे दिन फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट। बच्चे की प्लेसेंटा में ब्लड बनना, फीटल का बहना चालू हो जाता है। फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यह विलाई कैसी होती है, वैस्कुलर होती है। इसमें ब्लड वेसल होती हैं, ये दोनों कैसी हैं, एवैस्कुलर, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो 21वें दिन पर बच्चे का प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, याद रखिए। और कंप्लीट प्लेसेंटा का निर्माण 12वें सप्ताह पर होता है। कंप्लीट प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पूरी प्लेसेंटा कब बन जाती है, पूर्ण तरीके से बनकर कब तैयार हो जाती है, 12वें सप्ताह पर, एट 12 वीक, यानी कि लगभग 3 महीने का समय लेती है प्लेसेंटा। 3 महीने पर प्लेसेंटा पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। यह ड्यूरेशन है प्लेसेंटा का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कब कब होता है। चिपकता कब है, 6ठे दिन पर। प्राइमरी विलाई 13वें दिन पर, सेकेंडरी विलाई 16वें दिन पर, टर्सरी विलाई 21वें दिन पर, और फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन 21वें दिन पर चालू। और कंप्लीट प्लेसेंटा का निर्माण कब हो जाता है, तो जवाब याद रखिएगा 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने पर हो जाता है। क्लियर, ये हमने सब प्लेसेंटा की अंदर नॉर्मल बातें की हैं बेटा। दिस इज ऑल आर द अबाउट नॉर्मल थिंग्स ऑफ प्लेसेंटा। आगे हम बात करते हैं, ये पॉइंट नंबर 16 था आपका, 16 जिस दिन हम समय की बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17 और प्लेसेंटा के बारे में देखिएगा आप। प्लेसेंटा के निर्माण के बाद में प्लेसेंटा बन गया, यहाँ पर एक चीज़ और होती है। जब प्लेसेंटा बच्चा थोड़ा सा अंदर चल जाता है, वहाँ एक साइन देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल साइन। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, प्लेसेंटल साइन। ये ब्लडिंग होती है, याद रखिएगा, यह ब्लडिंग है, इसे बोलते हैं प्लेसेंटल साइन। ब्लडिंग ड्यूरिंग क्लोज फ्यूजन ऑफ
डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड पैराइटलिस। जो मैंने आपको डेसिडुआ के टाइप बताए थे कि डेसिडुआ 3 प्रकार की होती है, डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराइटलिस। जब बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये दोनों चिपक जाती हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और पैराइटलिस, और जब जो चिपकती हैं उस समय एक ब्लड निकल सकता है, उसे हम प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। तो ब्लडिंग ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड पैराइटलिस क्या कहलाता है? तुम्हारा जवाब होगा प्लेसेंटल साइन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्लेसेंटल साइन कहलाता है। क्लियर? अब मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं कि ब्लड का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे ब्लड आता है, इसका अरेंजमेंट देखिएगा। बच्चे से माँ की तरफ अरेंजमेंट कैसा होता है? सबसे पहले देखिएगा मदर होती है और मदर से ब्लड किधर की तरफ आता है? तो यूट्रस की तरफ आता है। मदर का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें माँ बच्चा रहता है? यूट्रस में। यूट्रस की फिर आर्टरी होती है, उसका नाम होता है यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी, इसी का नाम स्पाइरल आर्टरी होता है। यूट्राइन आर्टरी या स्पाइरल आर्टरी। यह यूट्राइन आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी जो होती है, यह ब्लड को किस में डालेगी? याद रखिएगा, यहां से ब्लड किस में जाएगा? डेसिडुआ के पास में। डेसिडुआ बोले तो एंडोमेट्रियम, और डेसिडुआ से ब्लड किस में जाता है? इंटरविलस स्पेस में। इंटरविलस स्पेस में, डेसिडुआ से इंटरविलस स्पेस में। इंटरविलस स्पेस से ब्लड किसके पास जाएगा? तो तुम्हारा जवाब होगा कोरियन। कोरियन से आमनियन, और एमनियम से होता है तुम्हारा फीटस। यह एक नॉर्मल अरेंजमेंट होता है बच्चे और माँ की तरफ। माँ, फिर यूट्रस, फिर यूट्राइन आर्टरी या स्पाइरल आर्टरी, फिर डेसिडुआ, फिर इंटरविलस स्पेस, फिर कोरियन, फिर एमनियन और फिर फीटस। क्लियर? ये अरेंजमेंट है कि कौन किधर की तरफ अरेंज होता है। एक तरफ माँ है, एक तरफ बच्चा होता है। क्लियर? इधर अगर मैं गैस एक्सचेंज की बात करूं कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है माता में से बच्चे में, या मैं ब्लड एक्सचेंज की बात करूं कि ब्लड का एक्सचेंज कैसे होता है माता जी से बच्चे में, इन दोनों का एक्सचेंज मैं बता रहा हूं। गैस एक्सचेंज कैसे होगा और साथ के साथ में ब्लड का एक्सचेंज भी कैसे होता है, कैसे माता जी से बच्चे में और बच्चे से माता जी में जाती है। क्लियर? तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आर्टरी के बारे में, और यूट्राइन आर्टरी से हम चालू करेंगे। माताजी से ब्लड कौन लेके आया? यूट्राइन आर्टरी लेकर आई। इसी का नाम मैंने स्पाइरल आर्टरी भी दिया है। क्या नाम दिया है? स्पाइरल आर्टरी। यही लेकर आई। ये लाकर कहां डालेगी? तो यह डालेगी इंटरविलस स्पेस में। इंटरविलस स्पेस में। अब इंटरविलस स्पेस से ब्लड कौन लेके जाएगा? तो यह लेके जाएगी अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन लेकर जाएगी। अम्बलाइकल वेन लेकर कहां ले जाएगी? यह फीटस तक ले जाएगी। ये जा रहा है ना जो सारा, इन सभी में ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बच्चे को क्या मिली? ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ ब्लड का फ्लो भी हो रहा है, ऑक्सीजन का फ्लो भी हो रहा है। अब यहां से बच्चे से कौन लेकर आएगा? तो जवाब होगा अम्बलाइकल आर्टरी। मैंने बोला उल्टा काम होता है, आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लेकर आती है। अब जो ब्लड आएगा यह CO2 जनित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनित ब्लड होगा। अम्बलाइकल आर्टरी कहाँ लाके इसे डालेगी? यह डालेगी वही इंटरविलस स्पेस में। यह भी CO2 जनित डाल दिया जाएगा, और इंटरविलस स्पेस से कौन लेके जाएगा? यहां से लेके जाएगी यूट्राइन वेन,
और ये माँ में ले जाके डाल देगी। इस प्रकार से बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। माँ की तरफ से यूट्राइन आर्टरी लेकर आई, इंट्राविलस स्पेस में डाल दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अम्लाइकल वेन से होता हुआ बच्चे में पहुंच गया, बच्चे ने उसे काम में लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी लेकर आई और इंट्राविलस स्पेस में डाल दी और वहां से वापस यूट्राइन आर्टरी वेन लेकर चली जाती है। क्लियर? अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं इसके बारे में। पहला मैं बता रहा हूं अम्लाइकल वेन के बारे में। वेन में जो ऑक्सीजन होता है उसका सैचुरेशन कितना होता है। अम्लाइकल वेन का O2 सैचुरेशन, इसके ब्लड में जो सैचुरेशन होता है याद रखिएगा वह 80% ही होता है। पूरा ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, बच्चे को केवल 80% शुद्ध रक्त ही मिलता है। नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है पता है तुम्हें? हमारे अंदर जो ब्लड नॉर्मल होता है उसका सैचुरेशन लगभग 95 से 100% होता है बेटा, लेकिन इस वाली अम्लाइकल वेन में कितना होगा? केवल 80% होता है। क्लियर? इसका प्रेशर कितना, ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, इसका प्रेशर कितना होता है, किस प्रेशर से लेकर जाती है? 10 mm ऑफ Hg, उसका प्रेशर 10 mm ऑफ Hg होता है। लेकिन एडल्ट में बताओ ब्लड का फ्लो कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? हमारे अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट कितना होता है? तो तुम्हारा जवाब होगा 80 से 120 mm ऑफ Hg। इसका मतलब बच्चे को कम प्रेशर से ब्लड मिलता है। वेन जो लेकर जा रही है वो कम प्रेशर से ब्लड लेकर जाती है। क्यों? अगर ज्यादा प्रेशर से ले जाएगी तो ब्लड फट जाएगा, इसलिए धीरे धीरे ब्लड जाता है, बहुत फ्लो कम होता है इसका। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 80% है और प्रेशर 10 mm ऑफ Hg होता है। अगर मैं अम्लाइकल आर्टरी की बात करूं तो देखिएगा इसमें क्या होता है। अम्लाइकल आर्टरी जो होता है तुम्हारा, इस अम्लाइकल आर्टरी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसके ब्लड में लगभग तुम्हें मिलेगी 50 से 60%। क्लियर? और इसका प्रेशर कितना तुम्हें मिलेगा? तो बेटा जी इसका प्रेशर होता है 60 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg। इस प्रेशर से ब्लड रिटर्न होता है। बच्चे में 10 mm ऑफ Hg से जाता है और बच्चे से माँ में 60 mm ऑफ Hg के हिसाब से आता है। यह अम्लाइकल आर्टरी होती है। क्लियर? प्रेगनेंसी में कुछ बदलाव भी होते हैं, यहाँ याद रखिएगा। कुछ चेंज बता रहा हूं, प्रेगनेंसी में कुछ चेंज बता रहा हूं तो मैं, जैसे सबसे पहला चेंज बता रहा हूं प्रेगनेंसी में इनके अंदर। पहला चेंज आप बताओ, हमारे अंदर जो एडल्ट होता है, एडल्ट के अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? तो तुम्हारा जवाब होगा 80 से 100 mm ऑफ Hg होता है। इतना प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। लेकिन प्रेगनेंसी में कितना होता है? यह अगर आप प्रेगनेंसी देखोगे तो यह प्रेशर लगभग 95 से 105 mm ऑफ Hg होता है। मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गर्भावस्था में ज्यादा होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड, मतलब ये मैंने किसके रिगार्डिंग बात की है? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग बात की। दूसरा पॉइंट, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडल्ट में कितना होता है नॉर्मल? तो तुम्हारा जवाब होगा 35 से 45 mm ऑफ Hg। 35 से 45 mm ऑफ Hg। लेकिन प्रेगनेंसी में कितना होता है? प्रेगनेंसी में कितना होता है? 32 से लेकर 40 mm ऑफ Hg। इसका मतलब तुम एक बात बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो मैं एक लाइन में जवाब दे सकता हूं कि प्रेगनेंसी में एक ऐसी अवस्था हो रही है बॉडी के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड तो घट रही है और ऑक्सीजन बढ़ रही है।
और जब भी यह अवस्था होती है हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस यानी प्रेगनेंसी की में कौन सा एल्कलोसिस या एसिडोसिस मेटाबॉलिक होता है, तो तुम्हारा एसिड बेस बैलेंस होता है, तुम्हारा जवाब होगा रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस। क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन घट रही है। एक और बात बता रहा हूं, प्रेगनेंसी में ऑक्सीजन कंजप्शन भी बढ़ जाता है इन प्रेगनेंसी। ये तीसरा बदलाव बता रहा हूं, तीसरा इन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है इंक्रीज O2 कंजप्शन। हमारा जो ऑक्सीजन का खर्चा है वह बढ़ जाता है। अरे बढ़ना ही है, माँ के साथ बच्चा भी है, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, तो लगभग 15 से 30% ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन काम में लेती है प्रेग्नेंट महिला। क्लियर? और जब ये बढ़ेगा तो टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम नजर आता है। कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाता है? टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कितना होता है? एडल्ट का कितना होता है? 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं हम हवा, प्रेग्नेंट में 600 ml हो जाता है। यह प्रेगनेंसी में होता है, ये नॉर्मल एडल्ट में होता है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? बेटा जी जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सारे याद रखिएगा। ये सारे वो सारे पॉइंट हैं जो प्रेग्नेंट आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे। दिस आर वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर प्लेसेंटा। ये सारे प्लेसेंटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें आने चाहिए। क्लियर हैं? चलिएगा, क्या क्या हमने डिस्कस किया है नॉर्मल प्लेसेंटा के बारे में, इनको सबको आप एक बार रिवीज कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग मैंने तुम्हें ऐसे एमसीक्यू बताए यहाँ से जो बहुत महत्वपूर्ण है। 25-30 एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी फिजियोलॉजी। अभी तक मैंने एक भी फंक्शन प्लेसेंटा का नहीं बताया है कि क्या फंक्शन करता है, इन फंक्शनों का क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी केवल हमने क्या पढ़ा है, इसकी एनाटॉमिकल पोर्शन। क्लियर? यही बताया मैंने, कोई फिजियोलॉजी नहीं बताई, कोई बीमारी नहीं बताई है, केवल एनाटॉमिकल पोर्शन के रिगार्डिंग हमने बात किया है। क्लियर है बेटा जी? चलिए, सबसे पहले क्या बताया, देखो प्लेसेंटा के 3 नाम मैंने तुम्हें बोले, यहीं से स्टार्ट किया हमारा ये सेशन। सबसे पहले नाम मैंने बोला, बताओ प्लेसेंटा के नॉर्मल नाम क्या क्या होते हैं। मैंने बोला प्लेसेंटा को क्या बोल रहे हैं? डेसिडुएट, क्योंकि यह झड़ जाता है। इसे हेमोकोरियन बोलते हैं क्योंकि माँ का ब्लड कोरियन के संपर्क में आता है। कोरियन और एम्ब्रियन क्या है? फीटल मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली का नाम एम्ब्रियन, बाहर वाली का नाम कोरियन होता है। डिस्कोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्क शेप की होती है, बीच वाला भाग चौड़ा और साइड वाला भाग पतला होता है। वॉल्यूम कितना? 500 ml होता है। माँ का ब्लड कितना होता है इसमें? 150 ml। बच्चे का ब्लड कितना होता है? 350 ml। दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, जो माँ के ब्लड को बच्चे के ब्लड से मिलने से रोकता है। वजन कितना होता है प्लेसेंटा का? 500 ग्राम होता है। थिकनेस, मोटाई कितनी होती है? बीच वाला भाग 2.5 सेंटीमीटर और साइड वाला 1 से 1.25 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी शेप कैसी हो जाती है? डिस्क शेप की हो जाती है। कितनी सरफेस होती हैं? 2 सरफेस होती हैं, एक मैटरनल सरफेस है, एक फीटल सरफेस होती है। मैटरनल सरफेस स्पंजी होती है, डार्क रेड कलर की होती है और यहाँ कॉटिलेडोन पाए जाते हैं। फीटल सरफेस ब्राइट कलर की होती है, अम्लाइकल कोड यहाँ जुड़ी होती है। स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये मैटरनल सरफेस है और अम्लाइकल कोड जुड़ा हुआ भाग कौन सी सरफेस होती है तुम्हारी? तो तुम्हारा जवाब होगा फीटल सरफेस। प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन की साइट कौन सी है? डेसिडुआ बेसिलस। और प्लेसेंटल सेपरेशन साइट कौन सी है? डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। क्लियर? डेसिडुआ के 3 प्रकार मैंने यहाँ से बताए। डेसिडुआ बेसिलस, जहाँ से सबसे बाहर वाला पोर्शन, बीच वाली कैप्सुलरिस जो जाइगोट को कवर करती है, सबसे अंदर वाली पैराइटलिस जो कि बचा हुआ भाग होता है। स्पॉन्जियोसम क्या होता है? पूरी डेसिडुआ और कुछ भाग मायोमेट्रियम का। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अंदर धस जाता है, तो जब सेपरेट होती है प्लेसेंटा, तो याद रखना कहाँ से सेपरेट होती है? मायोमेट्रियम से। और जुड़ती किस में है? डेसिडुएट से, यानी बाहर वाले भाग से। मतलब जुड़ती तो एंडोमेट्रियम की बाहर वाली लेयर से है और सेपरेट होती है मायोमेट्रियम से। प्लेसेंटा कितना प्रतिशत भाग कवर करती है यूट्रस का? 30%। और कितना प्रतिशत भाग फ्री होता है? 70%। क्लियर? बच्चे में और प्लेसेंटा में कितना रेशियो होता है? 1:6 का रेशियो देखा गया है।
अम्लाइकल कॉर्ड के बारे में, कौन सी सरफेस पे जुड़ी होती है, फीटस सरफेस पे, कौन से भाग में, सेंट्रल पार्ट में। नॉर्मल लेंथ कितनी 45 सेंटीमीटर होती है। ओपनिंग कितनी, 2, अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन। आर्टरी 3 होती शुरू में, बाद में 2 हो जाती हैं। वेन कितनी होती, संख्या में 1 होता है। क्लियर। ब्लड सर्कुलेशन की मैंने बात की, बच्चे से जो ब्लड माँ में आ रहा है वो कितना ml है, 400 ml, और माँ से बच्चे में जा रहा है वह कितना होता है, 400 से 500 ml। तो फीटल ब्लड सर्कुलेशन 400 ml है, और मैटरनल ब्लड फ्लो कितना होता है, 400 से 500, यानी से बोलते हैं फीटल ब्लड फ्लो और मैटरनल ब्लड फ्लो। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कोड में कितना ब्लड फ्लो होता है, 165 से 330 ml पर मिनट के हिसाब से, और ब्लड फ्लो इंटरविलस स्पेस में जो हो रहा है वो कितने समय में रिप्लेस हो जाता है, 3 से 4 बार रिप्लेस होता है 1 मिनट में। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन मैंने बताया, ब्लास्टोसिस्ट से निर्माण हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट के 2 भाग है, इनर भाग से बनता है योग सैक, अम्लाइकल कॉर्ड और एम्ब्रियो, और ट्रोफोएक्टोडर्म से क्या बनता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। इसके भी 2 भाग बताए, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर और आउटर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट फंक्शनल यूनिट होता है और एससीजी नाम का हार्मोन निकाल देता है। ड्यूरेशन बताओ, इम्प्लांटेशन 6ठे दिन पर होता है, प्राइमरी विलाई 13वें दिन पर, सेकेंडरी विलाई 16वें दिन पर, और टर्सरी विलाई 21वें दिन पर बन जाती है। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एवेस्कुलर होती हैं, टर्सरी वेस्कुलर होती है। इसलिए फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, 21वें दिन पर स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट प्लेसेंटा का निर्माण कब हो जाता है, 12वें सप्ताह पर हो जाता है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया नेक्स्ट यहाँ पर कि बताओ जो प्लेसेंटा होती है, इस प्लेसेंटा के अंदर आपको और अरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्या देखने को मिलेगा और एक्सचेंज कैसे होता है फ्लूइड का। तो सबसे पहले मैंने अरेंजमेंट बताया तुम्हें, और अरेंजमेंट के अलावा हमने डिस्कस किया प्लेसेंटल साइन क्या होता है। जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराइटलिस चिपक जाती हैं तो वहां ब्लड हुड निकलता है उस दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइन। अरेंजमेंट पहले माताजी से यूट्रस, यूट्रस से यूट्रस की आर्टरी, यूट्रस की आर्टरी में सबसे अंदर वाली लेयर में आएगी डेसिडुआ में, डेसिडुआ से इंटरविलस स्पेस में जाएगी, वहां से कोरियन, फिर एमनियन, फिर फीटस होता है। ब्लड और गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, यूट्राइन आर्टरी से इंटरविलस स्पेस में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से अम्लाइकल वेन में, अम्लाइकल वेन याद रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, आपका उल्टा काम यहाँ रहता है, और फीटस में ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा देगी, बच्चा ऑक्सीजन को काम मिलेगा, फिर अम्लाइकल आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड डाल देगा, यह इंटरविलस स्पेस में आएगा, फिर यूट्राइन वेन में जाएगा और यह काम पूर्ण हो जाता है। अम्लाइकल वेन में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना 80% होता है, नॉर्मल हमारे में 95 से 100% होता है। प्रेशर कितना होता है इसका, 10 से mm ऑफ Hg, हमारा नॉर्मल 80 से 100 mm ऑफ Hg होता है। क्लियर। अम्लाइकल आर्टरी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी, जवाब होगा 50 से 60%, और प्रेशर कितना 60 mm ऑफ Hg। प्रेगनेंसी में देखो बदलाव, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे में 80 से 100 होता है, प्रेग्नेंट महिला में 95 से 105, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। दूसरा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम में 35 से 45 होता है, प्रेग्नेंट महिला में 32 से 40, यानी घट गई। तो ऑक्सीजन घट गया और कार्बन डाइऑक्साइड तो घट गया और ऑक्सीजन बढ़ गया। जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड घट जाती है, उसे हम बोलते हैं एल्कलोसिस। प्रेगनेंसी में ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ता है, कितना 15 से 30% ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, और टाइडल वॉल्यूम भी बड़ा होता है। जो हम नॉर्मल 500 ml हवा अंदर लेते हैं वह प्रेग्नेंट महिला 600 ml लेती है। दिस ऑल थिंग्स आर अबाउट द प्लेसेंटल। क्लियर। एक और बात बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फीटस। याद रखिएगा, बच्चे के लंग्स काम नहीं करते हैं, बच्चे में रेस्पिरेशन का काम कौन करवाता है, प्लेसेंटा। अरे ऑक्सीजन कौन दे रहा है बच्चे को, प्लेसेंटा। क्लियर। हमारे अंदर तो लंग्स काम करते हैं, बच्चे पे लंग्स काम नहीं करते। अगर बच्चे के फंक्शनल होंगे लंग्स अंदर तो बच्चा एम्नियोटिक फ्लूइड स्वेलो करके मर जाएगा, उसमें निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, एस्पायरेशन निमोनिया हो जाएगा। बच्चे की प्लेसेंटा ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, मतलब जो काम हमारे अंदर लंग्स कर रहे हैं वो काम बच्चे में प्लेसेंटा करता रहता है। इसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फीटस। जन्म से पहले कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, प्लेसेंटा। क्लियर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी फिजियोलॉजी के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।